का उत्तर प्रदेश के बाद रुख करेंगे हम बंगाल का। बंगाल यानी कि द होल बंगाल, बांग्लादेश। जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं बांग्लादेश की बात आज करनी बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे विस्फोटक स्थिति इस वक्त बांग्लादेश की हो रखी है और ऐसे विस्फोटक मुकदमे का आज एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान हुई व्यापक हिंसा के लिए मानवता विरोधी अपराधों में दोषी ठहरा दिया और उन्हें सुना दी है मौत की सजा। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, कोर्टरूम में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। वो विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। लाइव प्रोसीडिंग चल रही थी, शेख हसीना पर मुकदमा चल रहा था, तालियां बजाने लगे। पिछले साल हुई बांग्लादेश हिंसा के बाद शेख हसीना पर कई छात्रों की हत्या करवाने का आरोप लगा था। 12 मई को कोर्ट में पेश हुई थी रिपोर्ट। दावा किया गया था शेख हसीना ने ही प्रदर्शनकारियों को भड़काया था, आगे लेकर के आई थी। सजा होनी चाहिए, यहां पर मुकदमा चलना चाहिए। 3 सदस्यीय पीठ ने 400 पन्नों के फैसले में हसीना को हत्याओं की मास्टरमाइंड बताया। कहा उन्होंने न केवल दमन का आदेश दिया बल्कि उसे रोकने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया। शेख हसीना के अलावा इस मामले में 2 और आरोपी बनाए गए। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान और पूर्व आईजी चौधरी अब्दुल्ला। ट्राइब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दी मौत की सजा, सजाए मौत। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मौत की सजा। तीसरे आरोपी पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को फांसी से राहत, 5 साल की सजा। इसके साथ ही हसीना और पूर्व गृह मंत्री की बांग्लादेश में मौजूद सभी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दे दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाई गई सजा गिरफ्तारी के उस दिन से लागू हो जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि आगे सजा काटने के लिए उन्हें आना होगा। यह सजा टाली नहीं जाएगी। गिरफ्तारी होते ही तुरंत इसे अमल में ले आया जाएगा। शेख हसीना के लिए ये शब्द थे। शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री 15 महीने से वो भारत में रह रहे हैं। तीसरे आरोपी अब्दुल्ला अल मामून सरकारी गवाह बन चुके हैं, इसलिए 5 साल की सजा हुई। पिछले साल बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, तख्ता पलट हो गया था। 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद देश छोड़ दिया था। तब से दोनों भारत आ गए थे, शेख हसीना भी आ गए थे और जो गृह मंत्री थे वो भी। दोनों की गैर मौजूदगी में ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने दोषी मानते हुए यह पूरा मुकदमा चला और सजाए मौत दोनों को दी और आईजीपी को 5 साल की सजा सुनाई है क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गए थे। तो कुल मिलाकर के आज बांग्लादेश में यह हाल रहा। बांग्लादेश की सड़कों पर पहले से यह था कि कहीं हिंसा ना हो जाए, इस कारण से वहां पर जबरदस्त फोर्स लगाई गई थी। ये सभी पीएम के आवास पर हर दिन मीटिंग करते रहे। बावजूद इसके कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई, जिसके बाद सिर्फ 5 साल जेल की सजा उन्हें सुनाई गई। 12 मई को कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि शेख हसीना ने ही प्रदर्शनकारियों पर सख्त कदम उठाने का आदेश दिया था। अब कोर्ट इन सभी आरोपों को सही मानता है और मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। ट्रिब्यूनल के मुताबिक करीब 1400 लोगों की हत्या हुई थी और 11,000 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए या फिर उनकी गिरफ्तार होगी। तीनों के खिलाफ 5 बड़े आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप कि उन्होंने आम लोगों पर हत्या की कोशिश, यात्रा देने का आदेश दिया। दूसरा यह कि प्रदर्शन के दौरान, भीड़ नियंत्रण के दौरान हेलीकॉप्टर्स और हवाई उपकरणों से गोला बारूद दागे गए, घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तीसरा आरोप 16 जुलाई को बेगम रोकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा है। आरोप में कहा गया कि हसीना और अन्य की इस हत्या के आदेश दिए गए इसके लिए साजिश रची और अपराध में शामिल रहे। चौथा आरोप 5 अगस्त को ढाका के चंखार पुल में हुए मुठभेड़ में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या को अदालत ने माना कि यह सीधे हसीना के आदेश का परिणाम था। 5वें
सबसे भयानक आरोप में कोर्ट ने माना कि हसीना के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, लाशें जला दी और एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया। ट्रिब्यूनल के मुताबिक यह अपराध क्रूरता की पराकाष्ठा थी, जिससे मौत की सजा से कम नहीं आंका जा सकता। चार्जशीट में कहा गया है कि हसीना ने पुलिस और आवामी लीग से जुड़े हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया, इसे बढ़ावा दिया और हिंसा रोकने में नाकाम रहे। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान को 30 दिन के भीतर अपील करने का अधिकार भी दिया गया है। यह अपील बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन में दाखिल करनी होगी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसके साथ एक शर्त भी रखी कि अपील देश के बाहर रहकर नहीं की जा सकती, देश में आना होगा। शारीरिक रूप से बांग्लादेश में मौजूद होना जरूरी है। ऐसे में अब हसीना सजा के खिलाफ अपील नहीं कर सकती। बड़ी वजह यही है कि बहुत लंबे वक्त से वो फरार घोषित है अपने देश में। पहले वो भारत में भी रह रही थी। शेख हसीना नियमों के मुताबिक ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं और देश वापस अब तक नहीं लौटी हैं, तो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो अपने देश में यानी कि बांग्लादेश में उन्हें अपील का अधिकार नहीं होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हालात बिगड़ गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई जगहों पर कॉकटेल ब्लास्ट हुए। अवामी लीग के समर्थक भारी संख्या में सड़क पर आ गए। पूरे बांग्लादेश में बंद का आह्वान है। पुलिस और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। बीती रात ढाका में कई जगहों पर आगजनी, कॉकटेल ब्लास्ट, बसों में आग, मशाल जुलूस जैसी घटनाएं देखने को मिली। हालात पर काबू पाने के लिए हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। अवामी लीग पार्टी है शेख हसीना की 18 नवंबर को देश में बंद का ऐलान किया है। शेख हसीना ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि ट्रिब्यूनल ने यह फैसला ऐसे दिया है जैसे गैर निर्वाचित सरकार चल रही हो और इसके पास जनता का कोई जनादेश ना हो। शेख हसीना के हमेशा से भारत के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। कई मौकों पर भारत की तारीफ वो कर चुकी है, भारत के दौरे किए हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के आरोप भी शेख हसीना की पार्टी ने लगाए। इस फैसले के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना को सौंपने की मांग रखी है। दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक बांग्लादेश ने शेख हसीना और असदुज्जमान खान को कहा है कि तुरंत हवाले किया जाए अगर वो भारत में हैं। फैसले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया। बयान में कहा कि बांग्लादेश की शांति और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए और भारत के साथ सभी पक्षों के साथ रचनात्मक तरीकों से जो बातचीत है वो जारी रहेगी। फैसले को संज्ञान में लिया है। भारत बांग्लादेश का करीबी पड़ोसी है और बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति, लोकतंत्र, सभी समुदायों की भागीदारी और देश में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत बांग्लादेश की शांति और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों के साथ रचनात्मक तरीके से बातचीत जारी रखेगा। खैर, भारत हमेशा बांग्लादेश का हितैषी रहा है और कुल मिलाकर के बांग्लादेश का इतिहास भी बताता है कि किस तरीके से भारत उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश की स्थिति है, भारत की तरफ से बेहद सदी हुई प्रतिक्रिया आई है कि भारत चाहता है कि जो बांग्लादेश के हित में होगा और जो दोनों देशों के हित में होगा उसी के ऊपर रचनात्मक बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल आज के सच में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे में आज के एडिशन में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।